हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल बिटवीन सर्कल्स एंड कॉमन कॉर्ड के बारे में। इसके पहले हमने कई वीडियोस डाले हैं सर्कल्स के ऊपर, तो अगर आप में से कुछ बच्चों ने मिस किया हो तो मैं यहाँ पे आई बटन दे रहा हूँ, आप इसे क्लिक कर सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं और सारा सर्कल्स का टॉपिक डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो एंगल बिटवीन द सर्कल्स ये हेडिंग है, बच्चों लिख लो ये हेडिंग है ना, आप सब लोग अपने नोट्स बनाते रहिए। एंगल बिटवीन द सर्कल्स हेडिंग है। तो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। एंगल बिटवीन द सर्कल्स इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही बात है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर दो सर्कल में कैसे एंगल बन सकता है। तो बेटा एंगल बिटवीन सर्कल का मतलब है कि ये जो इंटरसेक्ट करते हैं, लेट अस से यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। तो P और Q जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो लेट अस से हम P पे पता करते हैं। तो P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अगर ये सर्कल 1 है, ठीक है, ये जो है ये सर्कल 1 का सेंटर 1, दिस सर्कल 2 का सेंटर 2, ठीक। तो अब ये पहले को जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, फर्स्ट को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसा जाएगा वो टेंजेंट, राइट। आप देखिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है बच्चों, ये क्या है, टेंजेंट है कौन से सर्कल को, C1 सर्कल को, ठीक है, जिसका सेंटर C1 है। तो लेट अस कॉल दिस टेंजेंट एज T1। तो PT1 बिकम्स टेंजेंट टू फर्स्ट सर्कल। सिमिलरली हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सेकंड सर्कल को, तो सेकंड सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करके ऐसे आएगा, दिस इज टेंजेंट टू सेकंड सर्कल। तो लेट अस कॉल इट एज T2, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल है, इनके बीच में जो एंगल है, लेट अस से थीटा, ये हमें निकालना है, ठीक है। दिस इज द एंगल दैट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। ओके बच्चों, तो ये बात होगी। अब देखते हैं कैसे निकालना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब मैं जो बता रहा हूं अब ध्यान से देखिएगा। अगर PT1 टेंजेंट है पहले सर्कल को, तो इसको अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो ये जो है ये नॉर्मल मिलेगा बेटा, ठीक है। क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो दिस इज PN1 इज नॉर्मल, ठीक है, PN1 इज नॉर्मल। और एक और बात होगी कि ये 90 डिग्री होगा। मतलब जो मैं एंगल बता रहा हूं, आप देखिएगा जो एंगल मैं बता रहा हूं वो है C1PT1, राइट। ये जो है PC1, राइट, ये PC1 कह सकते हैं हम यहाँ पे, ये जो C1 से पास हो रहा है ये नॉर्मल है ना। तो C1PT1 ये टेंजेंट नॉर्मल है एक ही सर्कल के, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा, राइट, 90 डिग्री। और आप π/2 लिख सकते हैं, करेक्ट है। ओके, वेरी नाइस बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक। सिमिलरली अगर बच्चों मैं, आप देखिएगा, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉप कर रहा हूं PT2 किसका टेंजेंट था, सर्कल 2 का था। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो नॉर्मल रहेगा, वो सेंटर से जाएगा, तो अगेन ये भी एंगल 90 रहेगा। तो एंगल T2PC2 इज ऑल्सो 90। क्यों, क्योंकि वो क्या है बेटा, ये नॉर्मल है ना, जैसे नॉर्मल 1 था, ये नॉर्मल टू फर्स्ट सर्कल था, ये नॉर्मल टू सेकंड सर्कल होगा, ठीक है। ये नॉर्मल्स जो है ना वो सेंटर से पास होंगे, नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास होंगे। अब आप देखिएगा, अब मैं क्या कहने वाला हूं। अब देखिए इन दोनों को कनेक्ट किया हमने, राइट, तो ये दोनों सेंटर्स को कनेक्ट किया, तो हमें एक ट्राइंगल दिखाई देता है। कौन सा ट्राइंगल दिखाई देता है, आप देखिएगा, हमें एक ट्राइंगल दिखाई देता है। यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, ठीक है, करेक्ट है बात बच्चों। ये ट्राइंगल आपको सबको दिख रहा है। तो नाउ ये C1 C2 को हम क्या करते हैं, D ले लेते हैं, विच इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ओके, तो मैं D ले रहा हूं, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। C1P क्या होगा बच्चों, रेडियस होगा इस सर्कल का, तो R1 होगा, और ये रेडियस होगा सेकंड सर्कल का, राइट। C2P जो है ये रेडियस होगा सेकंड सर्कल का। क्या ये एंगल थीटा है, बिल्कुल भी नहीं, राइट, ये एंगल थीटा नहीं है, एंगल तो ऐसा कुछ आएगा, करेक्ट। ओके, तो ये C1PC2 ये एंगल क्या है मुझे निकालना है, ठीक है। C1PC2 थीटा नहीं है। थीटा कौन सा एंगल है बच्चों, थीटा कौन सा एंगल है, आप समझ रहे हो, T1 T2PT1 ये एंगल जो है, दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो हमें चाहिए एंगल C1PC2, ओके, ये चाहिए। देखिए मैं इसको कैसे करता हूं। अब कहने से C1PC2 मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल का एंगल है, अगर ये पता करना है तो मैं कह सकता हूं इट इज नथिंग बट एंगल C1PT1, ठीक है, C1PT1 प्लस T1PC2 प्लस T1PC2। आप थोड़ा अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। मैं प्रूफ बता रहा हूं आपको एंगल बिटवीन टू सर्कल्स के बीच का, ठीक है। तो क्या बता रहा हूं मैं कि ये पूरा एंगल जो है वो कहेंगे हम यहां से यहां तक का एंगल प्लस ये जो पार्ट है, प्लस ये जो पार्ट है, ओके। तो नाउ C1PT2 C1PT1 ये तो 90 है, तो ये हो गया 90 प्लस T1PC2 क्या होगा, T1PC2 ये एंगल क्या होगा। तो हमें पता है कि ये पूरा एंगल 90 होता है बच्चों, ठीक है। हमें पता है कि ये जो एंगल है पूरा 90 होता है और ये थीटा है। तो कहना है से दिस एंगल इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा।
चलिए और एक बार ऑब्जर्व करते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो गई तो थोड़ा डिफिकल्ट है बताना, बट आप ये बताइए कि T2PC2 जो है, इसमें से अगर मैं ये थीटा माइनस कर दूंगा, राइट, T2PC2 इसमें से अगर मैं थीटा माइनस कर दूंगा तो मुझे ये एंगल मिलेगा, ठीक है। तो ये 90 है पूरा और ये थीटा है, तो इसमें से माइनस कर दिया, देयरफॉर ये जो एंगल है बच्चों, ये जो एंगल है, राइट, दिस कम्स आउट टू बी 90 माइनस थीटा। So thus ये पूरा 90 प्लस 90 माइनस थीटा, दिस गिव्स अस द एंगल ओवर हियर। तो ये हो गया 180 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। तो ऐसा हमने बता दिया, वेरी नाइस ऑफ, ठीक है। सब चीजें सही समझ में आ रही तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए था। तो ये तीनों अगर साइड्स पता है और बीच का एंगल निकालना है तो आपको याद है क्या यूज करना पड़ता है, यू आर गोइंग टू यूज कोसाइन रूल। ओके, तो हम यूज करेंगे कोसाइन रूल। तो यूजिंग कोसाइन रूल हियर, तो कोसाइन रूल क्या होता है अगर आप भूल गए हो तो कॉस ऑफ एंगल, तो यहाँ पे कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू उनके साइड्स के स्क्वायर का एडिशन, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2 होता है, ठीक है। सो बट हमें तो cos थीटा चाहिए, तो डू यू नो व्हाट इज cos ऑफ 180 माइनस थीटा, तो cos of 180 minus theta is nothing but minus cos theta. तो minus cos theta is r1 square plus r2 square minus d square upon 2r1 r2. तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ and I get cos theta from here, ठीक है। तो मुझे यहाँ से cos theta का वैल्यू मिल जाता है। Thus the angle between the two circles will be, मैं इस माइनस को वहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो लेटर से मैं यही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर का। So thus cos theta comes out to be equal to d square minus r1 square plus r2 square by 2r1 r2, ठीक है। so this is the angle between two circles, ठीक है। ये हो जाता है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये प्रूफ थोड़ा डिफिकल्ट है, आपने थोड़ा मतलब, ठीक है, और बेटर हो सकता है ऐसा वगैरह वगैरह। डोंट वरी, आप डायरेक्टली एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, विच इज डी स्क्वायर। व्हाट इज डी हियर, आप वो भी लिख लीजिए, राइट। तो d क्या है यहाँ पे, d इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो d इज नथिंग बट लेंथ ऑफ c1 c2, ऐसी बात है। तो ये d हो गया है। तो क्या फॉर्मूला है, हम एंगल बिटवीन सर्कल्स देखने आए थे, तो एंगल बिटवीन सर्कल्स, राइट, विद रेडियस r1 एंड r2 इज नथिंग बट cos थीटा इक्वल टू d स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, राइट। ये हमने इस तरह प्रूव भी किया है। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। नाउ इफ एंगल बिटवीन द सर्कल्स इज 90 डिग्री देन द सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो अभी हमने देखा था कि दो सर्कल्स जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होते हैं उनके बीच में एंगल निकाला जाता है। अगर वो एंगल 90 आ गया, ठीक है, सो देन द टू सर्कल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ठीक है। अभी हमने देखा था कि फॉर्मूला क्या था एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन 2r1 r2। अब यहाँ पे थीटा 90 हो गया बच्चों। अगर थीटा 90 हो गया तो आपको पता है कि cos ऑफ 90 0 होता है, और cos 90 अगर 0 हो गया तो आई कैन से दिस रेशियो विल बी 0 एंड thus what do we get, r स्क्वायर d स्क्वायर शुड बी इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ऐसा मिल जाता है हमें फॉर्मूला से। यही बात आप फिगर से भी देख सकते हैं। अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 है बच्चों, तो जो पहले सर्कल का टेंजेंट है, पहले सर्कल का जो टेंजेंट होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो दूसरे का नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री है तो, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा टेंजेंट और नॉर्मल में 90 डिग्री का होता है एंगल, ठीक है, तो ऐसी बात हो जाएगी, ठीक। तो यही टेंजेंट होगा, तो लेट अस से जैसे ये पहले सर्कल का टेंजेंट है और दूसरे सर्कल का ये नॉर्मल भी होगा, ठीक है। सो thus टेंजेंट टू फर्स्ट सर्कल विल बी नॉर्मल टू सेकंड सर्कल, ठीक, आप समझ सकते हैं बात को। सिमिलरली ये जो लाइन निकाली है मैंने, ये सेकंड सर्कल का टेंजेंट होगा, सेकंड सर्कल का टेंजेंट होगा, ठीक है, बट नॉर्मल भी होगा फर्स्ट सर्कल के लिए, तो T2 विल बी इक्वल टू N1, ऐसी बात हो गई है। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और यह एंगल 90 है। तो बच्चों आप कनेक्ट करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि ये अगर R1 है, ये R2 है और ये D है, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हो और आपको मिल जाता है d स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, जो यहाँ मिला, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक। आप ये भी कह सकते हो कि टेंजेंट ऑफ वन सर्कल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, राइट। यहाँ एक और बात होती है, जैसे टेंजेंट ये किसका है, फर्स्ट सर्कल का है, वो पास क्या हो रहा है, सेकंड सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम लिख लेंगे, यहाँ नोट बना लेंगे। चलिए अब मैं एक जनरल रिलेशन बनाना चाहता हूँ ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए।
तो देखिएगा ये जो रिलेशन में बनाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये एक रिलेशन बन गया है, इसी को यूज करेंगे। तो लेट अस से अगर दो सर्कल्स होते, पहला सर्कल होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड सर्कल होता एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो सर्कल्स होते, ओके। और ये दोनों सर्कल्स अगर ऑर्थोगोनल है तो आई कैन से नाउ इफ दे आर ऑर्थोगोनल, सो इफ दे आर ऑर्थोगोनल, ये दिस टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल बच्चों, तो क्या होना चाहिए, डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अब ये सारी बातें निकालनी है हमें, तो पहले सर्कल का रेडियस क्या है, पहले सर्कल का ये सब दिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g1 -f1 हो जाएगा। सेकंड सर्कल का सेंटर क्या होगा, -g2 -f2 हो जाएगा। तो d मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आप लगाओगे माइनस ऑफ g1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g2 माइनस g1 स्क्वायर प्लस f2 माइनस f1 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू, राइट। इसमें आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, कैसे लगाइए, -g1 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो गया, सिमिलरली f में भी आएगा, इज इक्वल टू व्हाट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, बच्चों आप सबको पता है रेडियस होता है रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर चाहिए आपको, ओके। प्लस नेक्स्ट जो होगा, ठीक है, हम थोड़ा यहां लिख लेते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू ना रूट ऑफ, पहले का रेडियस होगा g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, तो इसका स्क्वायर क्योंकि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तो इट विल बी नाउ g2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, इसका होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब हम एक्सपांड करेंगे, ठीक है, हम इसको एक्सपांड करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो लेट अस एक्सपैंड इट, तो ये हो जाएगा g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2 प्लस g1 स्क्वायर, f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 प्लस f1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आने वाला है g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2, राइट। बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए आप g2 स्क्वायर दोनों साइड है कैंसिल, g1 स्क्वायर भी कैंसिल, f2 स्क्वायर दोनों साइड है, f1 स्क्वायर दोनों साइड है, सारा कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द रिलेशन दैट आई एम गेटिंग हियर इज माइनस 2g1 g2 माइनस 2f1 f2 इज इक्वल टू माइनस c1 माइनस c2। अगर माइनस आप मल्टीप्लाई कर दे तो द रिलेशन दैट यू आर गेटिंग इज 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। तो नाउ अब से आपको दो बातें मिल गई है, ठीक है। वो दो बातें क्या है, तो सबसे पहले तो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का ये फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। और अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल हो गए तो जनरलाइज्ड कंडीशन दैट आई एम गेटिंग इज 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रखेंगे और एक और नोट बना लेंगे, ठीक है। एक और नोट क्या बनाना है बेटा, कि अगर ऑर्थोगोनल सर्कल्स है तो इफ सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल देन tangent of first circle, tangent, ठीक है, of first circle, ठीक है, tangent of first circle passes through circle becomes normal of the second और passes through center of second circle। पहले का जो tangent है वो second का नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट बना के रखिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर वो परपेंडिकुलर है तभी ये होगा, राइट। आपने जनरलाइज्ड अप्रोच जब लगाया था आपने देखा था कि वहां इस तरह नहीं था। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ, एंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये g1 g2 f1 f2 ये सब कहां से आएगा, इक्वेशन से आएगा, राइट। यहाँ पे पता है आपको g1 g2 f1 f2 c1 c2 सब कहां से आने वाला है। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स ऑन ऑर्थोगोनैलिटी। फर्स्ट टू क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड, ऑर्थोगोनैलिटी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। जब भी एंगल बिटवीन की बात हो रही है तो ऑर्थोगोनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेंस में आता है, बहुत बार आया है, राइट। 13-14 में भी मिला है ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है हमें, कि हमें कहता है फाइंड के। बच्चों अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे खुद से तो वीडियो पॉज करिए और पक्का खुद से करिएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फाइंड के फॉर विच द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। तो अगर सर्कल्स ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन क्या होती है, हमने देखा था 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, राइट। ये कंडीशन यूज करनी है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब g1 g2 ये सब निकालना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे आप कहोगे पहले में 2g1 जो है वो 5 है, 2f1 जो है वो 3 है और c1 जो है वो 7 है। वैसे यहाँ पे आप कहोगे 2g2, इसका g2 कह देंगे हम, तो -8, 2f2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू k। चलिए यहाँ से हम लोग वैल्यूज निकाल के अब रख देंगे।
अगर 2g1 f1 5 है तो ये आ गया 2 इंटू 5/2, ठीक है, यहाँ से 5/2 आ गया g1, यहाँ से f1 आएगा 3/2, ठीक है। g2 चाहिए आपको तो g2 क्या आएगा बेटा, यहाँ पे -4 आएगा, प्लस 2 इंटू f1 आ गया यहाँ पे 3/2 इंटू f2 यहाँ से आएगा 3 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, c1 इज 7 एंड c2 इज k, ठीक है, यहाँ से k निकालना है हमें। तो आप देखिए ये 2 और 2 कैंसिल, ये और 2 कैंसिल, तो यहाँ बन गया -20 प्लस 9 इज इक्वल टू 7 प्लस के। सॉल्व कर लो आप इसको, तो -11 इक्वल टू 7 प्लस के, तो k का वैल्यू आ गया -18। इतने सिंपली हमने सॉल्व कर लिया और आंसर भी मिल गया हमें k का -18। इफ दिस टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल देन द वैल्यू ऑफ k इज -18। ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी हमें काम लानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये एडवांस 2014 का है और ये मोर देन वन करेक्ट आंसर का है, राइट। तो वन और मोर करेक्ट, राइट, तो मोर देन वन करेक्ट कह देता हूं मैं यहाँ पे, मतलब क्योंकि इसके आंसर्स 2 है तो ठीक है, वन और मोर देन वन कहते हैं हम इसको, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्कल S passes through 0,1 and is orthogonal to the two circles, राइट। ये 2 सर्कल्स दिए, इनको ऑर्थोगोनल है, ठीक। एक एक बात करते हैं वन एट अ टाइम, है ना। साथ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ्स में, एक स्टेप को एक बार में करिए। अ सर्कल S, तो मैं कहता हूं लेट S be x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये सर्कल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला स्टेप मेरा ये है कि आपने बोला एक सर्कल है जो पास हो रहा है 0,1, मैं कहता हूं मेरा सर्कल जो है वो जनरलाइज सर्कल है। अब बच्चों ये पास हो रहा है 0,1 से, तो अगर ये 0,1 से पास होगा तो ये 0,1 सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। तो x की जगह मैं 0 रखूंगा, तो 0² + 1 + 2g × 0, मतलब ये 0 ही आएगा, + 2f × 1 + c = 0। तो यहां से कंडीशन मिल गई मुझे 1 + 2f + c = 0, ठीक है। ये पास कर रहा है, इसको मैंने यूज कर लिया, ये कंडीशन जो है पासिंग थ्रू 0,1, यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया है। लेट अस कॉल दिस रिलेशन एज रिलेशन 1। अब आगे बोला गया बच्चों इट इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ऑर्थोगोनल है टू द सर्कल। पहला सर्कल जो जिसको ऑर्थोगोनल है उसको यूज करते हैं, ठीक। अब इस सर्कल की इक्वेशन जो है ना हम प्रॉपर्ली जनरलाइज वे में लाएंगे, क्योंकि हमें पता है कंडीशन क्या यूज करनी है हमें। तो इसको अगर एक्सपांड करोगे तो ये होगा x² + y² - 2x - 15 = 0। कैसे आया सर, आप करिए एक्सपांड इसको, ठीक है, इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाइए। अब कौन से 2 सर्कल्स ऑर्थोगोनल है बच्चों, ये सर्कल और ये सर्कल ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, सो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है, क्या है बेटा, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब यहाँ पे तो g, f और c एज इट इज है, ठीक है, यहाँ पे करना है जो भी हमें लानी है। तो यहाँ आप देखोगे 2g2 के जगह पे ये क्या है बेटा, -2 है, 2f2 की जगह है ही नहीं तो 0 हो गया, ठीक है, और c2 जो है वो -15 है, ठीक है। ये सब हम रखेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे हम रखते हैं वैल्यूज, सो 2 × g1 की जगह तो g है खुद, ओके, और g2 की जगह पे आएगा ये -1, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे g2 -1, नेक्स्ट टर्म 0 आ गया क्योंकि f2 0 है, इज इक्वल टू वहां पे c1 की जगह c है और यहाँ -15 है। तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज -2g = c - 15, ठीक है बच्चों। तो ये सेकंड रिलेशन मिला हमको, ये सेकंड रिलेशन मिल गया है। अब थर्ड रिलेशन, ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ये थर्ड रिलेशन है, ऑर्थोगोनल है नेक्स्ट एक और सर्कल को, ठीक है। सो नेक्स्ट एक और सर्कल है उसका इक्वेशन हम लिख देते हैं, तो इट इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू x² + y² - 1 = 0, ठीक है। ऐसे जनरलाइज्ड इक्वेशन की तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखो 2g2, राइट, मतलब 0 क्योंकि x का टर्म है ही नहीं, 2f2 ये भी 0, और जो c2 आएगा यहाँ पे ये -1 आएगा। सेम कंडीशन आप लगाओगे 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2, राइट। यहाँ पे ये सर्कल और ये सर्कल है दोनों जो जिनके बारे में बात हो रही है जो ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ से g f c एज इट इज है, यहाँ 0 0 -1 है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, = c - 1। तो यहाँ से बच्चों हमको c का वैल्यू मिल गया 1। जैसे ही c का वैल्यू हमें 1 मिला तो यहाँ से आप देखो आप g निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप c को 1 रखोगे तो देखिए क्या मिलेगा, -2g = 1 - 15, ठीक है। तो यहाँ से g क्या मिला आपको, g मिल गया 7, ठीक है। सॉल्व करके आपको g 7 मिल गया। वैसे ही आप c का वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे बच्चों, तो c का वैल्यू 1 रखते से 1 + 2f + 1 = 0, तो यहाँ से f आपको क्या मिला, -1 मिल गया,
ठीक है, तो आप देखिए क्या कितना अच्छा हो गया आपके लिए, जी मिल गया, एफ मिल गया, जो सर्कल चाहिए था उसकी सारी चीजें मिल गई हमें। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला गया है, सेंटर और रेडियस निकालिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ी जगह बनाते हैं और सेंटर रेडियस की बात करते हैं। ओके, तो हमने जी और एफ निकाल लिया बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द रिलेशन दैट वी हैड। तो हमारे पास आया है G7, ठीक है, फिर उसके बाद में F आया है हमारे पास -1 और C जो था वो आया था 1। तो ये दो, यस, ये तीनों ही हमारी काम की चीज है। तो इसका सेंटर क्या होगा, तो हमें पता है सर्कल का सेंटर होता है -G -F, तो इट विल बी नाउ -7, 1। ठीक है, ये हो गया सेंटर। रेडियस क्या होता है हमें पता है, √G² + F² - C, तो वैल्यूज रखेंगे आप यहाँ पे, तो इट विल बी नाउ √7² + 1 - 1, तो ये आ गया आपका 7। तो रेडियस आया 7 और सेंटर आया -7, 1। तो ऑप्शन बी और सी ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मोर देन 1 करेक्ट मैंने कहा था। तो एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे ले रहा है यहाँ पे, तो सिंपल भी है एट द सेम टाइम। ठीक है, आपको सिर्फ स्टेप्स करनी है ठीक से कि ये सर्कल इन दोनों से ऑर्थोगोनल है, तो सबको जनरलाइज्ड इक्वेशन में लाइए और कंडीशन कौन सी यूज करेंगे आप, तो ऑर्थोगोनलिटी की 2G1G2 + 2F1F2 = C1 + C2। बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए इस कंडीशन को यूज करने में। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, कॉमन कॉर्ड। ठीक है, क्या होता है कॉमन कॉर्ड, ये देखते हैं। देखिए मैंने दो सर्कल बना दिए यहाँ पे, और ये दो सर्कल मीट कर रहे हैं एट पॉइंट P एंड पॉइंट Q, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो PQ से अगर मैं कोई कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो कॉर्ड PQ है, ये कॉर्ड सर्कल 1 का भी है और सर्कल 2 का भी है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये जो PQ है बेटा, ये कॉर्ड इस सर्कल का भी है, जो कि अगर सर्कल 1 कहें हम, और इस सर्कल का भी है। लेट्स से यहाँ पे मैं सेंटर 1 दिखा देता हूँ और ये सेंटर 2 दिखा देता हूँ। तो ये दोनों सर्कल का कॉर्ड है, देयरफॉर PQ इज कॉल्ड एज कॉमन कॉर्ड टू द सर्कल। ऐसा कॉर्ड जो दोनों सर्कल को कॉमन हो, उसे हम कहते हैं कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो इन द फिगर वी कैन से PQ इज कॉमन कॉर्ड। अब मेरा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि इक्वेशन क्या होगी कॉमन कॉर्ड की, तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब देखिए पहले सर्कल का इक्वेशन हम ले लेते हैं, ये जो पहला सर्कल है, x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0। सेकंड सर्कल का इक्वेशन लेते हैं हम, x² + y² + 2g2x + 2fy2y, ठीक है, 2f2y + c2 = 0। अगर इन दोनों को इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप देखिएगा अगर मैं s1 - s2 करता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो आप देखोगे कि ये x² y² कैंसिल हो गए। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ कर रहा हूं, देखिए मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इन दोनों को, तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स g1 - g2x + 2 टाइम्स f1 - f2y + c1 - c2 आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 2g1x - 2g2x, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से कुछ चीजें 2x को, तो 2 टाइम्स g1 - g2x + 2 टाइम्स f1 - f2y + c1 - c2 आ रहा है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट, तो इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन, राइट, रिप्रेजेंट्स अ लाइन। अच्छा, ये कैसे लाइन होगा बेटा, ये ऐसी लाइन है, इन दोनों को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, मतलब इनके इंटरसेक्शन से, तो इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q। ये बताता है हमें P और Q से जाने वाली लाइन, और P और Q से जाने वाली लाइन ही क्या है, कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, P और Q दो पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन जाती है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होगा, s1 - s2 = 0 होगा। बट एक नोट आपको बनाना है, एक इंपॉर्टेंट नोट, एक पॉइंट जो आपको रिमेंबर यहाँ पे रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो आप लिखिए यहाँ पे कि बट यू हैव टू रिमेंबर हियर, क्या है कि ये कट होने चाहिए x² y², मतलब इनके कोफिशिएंट्स जो है ना बेटा वो सेम होने चाहिए। सो रिमेंबर, कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड y² शुड बी सेम in both the circles, in equation of both the circles, right? अगर ऐसा नहीं हुआ बच्चों, राइट, तो क्या हो जाएगा, x² y² रह जाएगा, और x² y² रह गया तो वो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, और अगर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है तो वो कॉर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि कॉर्ड इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा अभी तक कि कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होगा s1 - s2 = 0, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कोफिशिएंट ऑफ x² and y² शुड बी सेम इन बोथ द इक्वेशंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, ओके, सो ये यहां तक का सारा नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सुनाओ आगे बढ़ना है। ओके, आगे बढ़ना है आपको। अब देखिए अगले पॉइंट्स, देखिए जो मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
अगर मैं दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ बच्चों, अगर मैं दोनों को सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होती है। सो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड PQ। और जब भी आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो आपको पता है बाइसेक्ट हो जाता है कॉर्ड, राइट? डू यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी कि व्हेनेवर यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन टू एनी कॉर्ड द कॉर्ड गेट्स बाइसेक्टेड। तो फर्स्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लिखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, line joining the centers is always perpendicular to common chord and bisects the common chord, and bisects the common chord। ठीक है, जो कॉमन कॉर्ड है बेटा उसको ये बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ये है कि ये जो लाइन है हमेशा परपेंडिकुलर होती है और ये किसको बाइसेक्ट करता है? कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये याद रखिएगा कि PQ जो है ना वो बाइसेक्ट हो रहा है, C1 C2 नहीं हो रहा है, राइट? PQ बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट है मेरा। सेकंड पॉइंट, अगर ये सर्कल्स दोनों टच हो जाएंगे, आप इमेजिन करिए, ठीक है, लेट अस से दोनों सर्कल्स जो है ना एक्सटर्नली टच कर गए, तो ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2, तो बच्चों कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा? ये PQ एक ही जगह आ जाएंगे सारे, तो कॉमन कॉर्ड जो है ना वो कॉमन टैंजेंट बन जाएगा। ठीक है, कॉमन कॉर्ड जो है वो कॉमन टैंजेंट बन जाएगा। सेकंड पॉइंट, इफ सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली, if circles touches externally then common chord is equal to common tangent। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ओके, एक्सटर्नली क्यों सर? इंटरनली में भी होगा ना? ठीक है, इंटरनली में भी होगा ना सर? सही बात है बेटा, इंटरनली में भी वही बात होगी। ठीक है, तो इफ बोथ द सर्कल टचेस कर देते हैं सिर्फ, ठीक है, तो कॉमन टैंजेंट और कॉमन कॉर्ड जो है वो सेम बात हो जाएगी। वेरी नाइस। सो इफ सर्कल्स टचेस ईच अदर, मे बी that is internally or externally, doesn't matter to us, then common tangent and common chord are nothing but the same thing। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ गया हमारा। ठीक, तो मतलब लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए। देन थर्ड पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे बताइए कि कॉमन कॉर्ड का लेंथ मैक्सिमम कब होगा? सो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज मैक्सिमम व्हेन, आप इमेजिन कीजिए अभी ये सर्कल जो है कुछ कॉमन कॉर्ड का लेंथ है और अंदर चला गया, ठीक है, छोटा सर्कल है और अंदर चला गया और अंदर, तो कब होगा सबसे मैक्सिमम? जब ये डायमीटर बन जाएगा छोटे सर्कल का, फिर वो अंदर जाएगा तो फिर से वो फेज आउट होगा, फिर से वो कम होना चालू करेगा। तो राइट, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज मैक्सिमम व्हेन इट इज डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है बच्चों, ये थर्ड पॉइंट जो है आप बहुत ही अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सर्कल है बेटा, ये अगर यहाँ पे है, धीरे धीरे अंदर भेजा आपने तो कॉमन कॉर्ड और बड़ा लेंथ कर लेगा, और बड़ा, तो अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा होगा वो डायमीटर होगा किसका? जो छोटा सर्कल है उसका, और फिर और अंदर जाएगा तो फिर से वो इधर बन जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज मैक्सिमम व्हेन इट इज डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये थर्ड पॉइंट है हमारा। एंड फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी एक बताना है मुझे, तो यहां पे फोर्थ पॉइंट भी लिख लेंगे आप। फोर्थ पॉइंट ऐसा है बेटा कि अगर बड़ा सर्कल सर्कमफरेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल को कट करता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, इफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द सर्कमफरेंस ऑफ द अदर सर्कल, then common chord is diameter of the circle which is bisected, है ना? जो बाइसेक्ट हो चुका है, बेसिकली छोटा सर्कल ही बाइसेक्ट होगा। आप बात समझ रहे क्या बोल रहा है ये पॉइंट हमें, कि अगर एक सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो अगर ये एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, तो ये अगर इसके सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि मिड पॉइंट से कट कर रहा है, ठीक है, P और Q जो है बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो सेंटर यहाँ लाई करेगा, तो देयरफॉर जो कॉमन कॉर्ड होगा वो क्या करेगा? सेंटर से पास होगा। सो कॉमन कॉर्ड विल बी नथिंग बट डायमीटर ऑफ द सर्कल which gets bisected। ठीक है, तो ये बात है हमारी फोर्थ पॉइंट की। तो ये चारों पॉइंट अब अच्छे से समझिए। पहला पॉइंट था कि जो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स है वो क्या है? परपेंडिकुलर है कॉमन कॉर्ड को, और कॉमन कॉर्ड उस कारण बाइसेक्ट हो जाता है। सेकंड, जब एक्सटर्नल या इंटरनल टच करेंगे तो कॉमन कॉर्ड और कॉमन टेंजेंट एक ही बात होती है। थर्ड है कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कब मैक्सिमम होता है, या आप समझ सकते हो जब ये डायमीटर बन जाएगा किसी एक सर्कल का, वो छोटे सर्कल का ही। ठीक है, और फोर्थ है अगर बड़ा सर्कल छोटे सर्कल के सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीच के मिड पॉइंट से P और Q सर्कमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है,
तो पी क्यू एक्चुअली डायमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है। एक फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, आप ये सब लिख लीजिए तब तक। बच्चों फिफ्थ पॉइंट है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे और आप चाहे तो वो फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, बट प्रूफ्स आपको आने चाहिए, इससे आपका मैथमेटिक्स और स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो देखिए क्या निकालना है मुझे, यहाँ पे जो पी क्यू है इसका लेंथ निकालना है। अब आपको एक बात पता है कि जब भी मैं इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, दोनों लेंथ बराबर होगी। तो लेट अस से जो बीच का मिड पॉइंट है पी क्यू का, उसे हम ले लेते हैं एम, है ना, मैं यहाँ पे शो करता हूँ एम पॉइंट है वो मिड पॉइंट। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल बना देता हूँ। तो एक ट्रायंगल बन गया। तो बच्चों ये जो है C1P, ये R1 है, रेडियस है, और ये जो है सेकंड ये R2 है, और लेट अस से C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको D कह दिया। ओके, नाउ अब आप देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, तो मैं उस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल C1PC2, C1PC2, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, अगर मैं बेस ले लेता हूं यहाँ पे C1C2 को, ठीक है, बेस अगर C1C2 हो गया तो हाइट क्या होगी बच्चों, ये PM होगा, सो हाइट विल बी PM। तो ये हो गया आपका हाफ ऑफ D इंटू PM। ठीक है, D इंटू PM, D इज नथिंग बट C1C2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एक तरीका हो गया इसका। कह रहे से एरिया ऑफ ट्रायंगल C1PC2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कोई भी ट्रायंगल का एरिया ऐसा भी लिखा जाता है कि अगर आपको दो साइड्स पता और उनके बीच का एंगल, तो हाफ R1 R2 साइन P, आपको याद है हाफ AB साइन C, ऐसा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। तो सेम ट्रायंगल के एरिया आपने दो अलग अलग अप्रोच से बनाए हैं, तो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, PM तो निकालनी है मुझे, राइट, तो लेकिन D पता नहीं। तो मैं D निकालने के लिए देखो बच्चों और एक चीज करूंगा यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है और ये P है, R1 R2 एंड दिस इज D। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना हो, राइट, अगर D निकालना है और एंगल P पता है फॉर एग्जांपल हमें, राइट, कुछ चीजें पता है, तो हम यहाँ कोसाइन रूल लगा सकते हैं और कोसाइन रूल के हिसाब से cos P क्या होगा, कोसाइन रूल लगाएंगे अगर इस ट्रायंगल में, तो cos P इज नथिंग बट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2, और यहां से आप D निकालने की कोशिश करेंगे तो 2R1 R2 cos P इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। So therefore D square comes out to be R1 square plus R2 square minus 2R1 R2 cos P। ठीक है, तो D square ऐसे आ गया, तो D जो है इसका रूट हो जाएगा। ओके, तो ये सारी बातें हो गई। सो नाउ एरिया जो है उनको इक्वल किया, तो लेट अस से 1 and 2। सो फ्रॉम 1 and 2, सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 लेट अस स्टार्ट इक्वेटिंग बोथ द थिंग्स। तो कहने से हाफ D into PM is equal to half R1 R2 साइन ऑफ P, ऐसा हो गया है ये इक्वेट करने के बाद। ठीक है, तो आप हाफ और हाफ कैंसिल करोगे, तो यहां से बच्चों PM आ जाएगा R1 R2 साइन P अपॉन D। तो D को मैं लिख लूंगा रूट ऑफ, D जो है वहां से रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस माइनस 2R1 R2 कॉस ऑफ P हो जाएगा। ये PM है, बट हमें तो PQ चाहिए था, तो कहने से PQ इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ PM। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट आ गया हमारा। सो देयरफॉर नाउ लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मतलब लेंथ ऑफ PQ इज 2 टाइम्स ऑफ PM, तो दैट विल बी 2R1 R2 sin P अपॉन रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos P। ओके, वेयर P इज नथिंग बट द एंगल। ठीक है, P क्या है बेटा, एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द सर्कल्स हियर। ठीक है, ऐसी बात हो गई है, इस तरह ये इंफॉर्मेशन मिला है। तो ये है हमारा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं 2R1 R2 साइन ऑफ थीटा, अगर आपने यहाँ थीटा ले लिया तो डिवाइड बाय रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos P या cos थीटा। ठीक है, तो देखिए आपने कैसे बनाया है। और यहाँ पे एक और बात नोट कर लेते हैं, अगर ये एंगल P जो है वो 90 हो गया, मतलब कि जो ऑर्थोगोनल सर्कल्स हो गए, तो आई कैन से फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ओके, फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स मतलब कि एंगल P जो है बेटा वो 90 हो गया। ठीक है, तो अगर एंगल P 90 हो गया तो साइन P क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड विल बी इक्वल टू देखिए ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो इट विल बी नाउ 2R1 R2 डिवाइड बाय रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स। इन जनरल लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज गिवन बाय 2R1 R2 sin theta upon root over R1 square plus R2 square minus 2R1 R2 cos of theta. This is length of common chord.
ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला बना के रखिए। देखिए मैंने प्रूफ कैसे किया है, प्रूफ आपको आए ना तो आपका मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा 5th पॉइंट। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स खत्म किए। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो मेंस में आए हुए हैं, और मैं सारे एग्जांपल्स जो लूंगा अभी वो 2019 मतलब रिसेंट मेंस में आया हुए एग्जांपल्स लेने वाला हूं। तो आप ये लिख लीजिए, लेट अस गेट रेडी फॉर एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल नंबर 3 है इस वीडियो में। तो ये जेईई मेंस 2019 में आया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। इफ द सर्कल्स फॉर के रियल है x² + y² + 5kx + 2y + k = 0 and 2 times x² + y² + 2kx + 3y - 0 intersects at P and Q, then the line passes through P and Q for। ठीक है, तो दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा ताकि हमें समझ में आए। ये दो सर्कल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे, P और Q। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है P और Q। ओके, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये P है और ये Q है। तो बच्चों जो लाइन होगी PQ से वो कौन सी लाइन होगी, क्या कहते हो आप, लाइन पासिंग थ्रू PQ। सो लाइन PQ इज नथिंग बट कॉमन कॉर्ड। करेक्ट, तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन कॉर्ड का क्वेश्चन है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए विद इन अ मिनट। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, कॉमन कॉर्ड अगर कहा है तो हमें पता है कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज S1 - S2 = 0, ये होती है। करेक्ट है बात आपकी, S1 - S2 = 0 होता है। बट एक नोट करने वाली बात थी, x² और y² कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। बच्चों यहाँ कोफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में से 2 हटाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए पहला इक्वेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे, वो है x² + y² + 5kx + 2y + k = 0, ये S1 है। S2 जब मैं लिखूंगा तो डिवाइड बाय 2 करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर अब x² + y² + kx डिवाइड बाय 2 करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों, प्लस 3/2y - 1/2 = 0। ठीक है, तो ये S1 S2 है, आपको इक्वेशन लाना है। आप देख लीजिए अच्छे से, ये 2 हट गया, यहाँ पे भी 3y/2 - 1/2। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये होगा माइनस माइनस, मतलब कैंसिल हो गई, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब हमें क्या मिला यहाँ से आप देखेंगे, तो ये 5kx - kx दैट इज 4kx। ठीक है, 2y - 3/2 दैट इज हाफ y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस k + हाफ = 0। ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन है कॉमन कॉर्ड की। ठीक, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए ताकि थोड़ा बेटर लगे आपको। ठीक है, तो आई मल्टीप्लाई बाय 2। सो मल्टीप्लाई बाय 2 करने से क्या हो गया, ये 8kx + y + 2k + 1 = 0। ठीक है, सो ये हो गया हमारा PQ का इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन कॉमन कॉर्ड है जो कि PQ से P और Q से पास हो रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर, तो हमें दिया गया है कि ये जो लाइन है दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू PQ। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमने PQ का इक्वेशन निकाला, हमें तो कुछ और मिला, और हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि PQ का जो इक्वेशन है वो ये है 4x + 5y - k = 0 है। ठीक है, तो लाइन पासिंग थ्रू PQ से किससे, तो एक ही लाइन पास होगी ना, हर 2 पॉइंट से हमेशा यूनिक लाइन पास होती है। अब ये भी PQ है, ये भी PQ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दे बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तो ये लिखता हूं मैं यहाँ पे 8kx + y + 2k - 1 = 0। ठीक है, तो दोनों लाइन अगर सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट, दोनों लाइन या दोनों इक्वेशन अगर सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, राइट, दे रिप्रेजेंट द सेम लाइन PQ, दे रिप्रेजेंट द सेम लाइन। अगर दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है बच्चों वो सेम होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 8k और यहाँ 4 है, तो आई कैन से 8k/4 विल बी इक्वल टू, यहाँ 1 है वहाँ 5 है, 1/5 विल बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 2k - 1 है और वहाँ -k है, तो ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे, दोनों इक्वेशन जो है वो PQ की इक्वेशन है, तो कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो 8k/4 शुड बी इक्वल टू 1/5 शुड बी इक्वल टू 2k - 1/-k। अब आप सॉल्व करेंगे, तो यहां से आप सॉल्व करो पहले दो से, तो यहां से आपको k का वैल्यू मिला 1/10। आपने इन दोनों को सॉल्व किया बच्चों, यहां से आपको मिला k का वैल्यू 1/10। अगर यहां से भी आपको 1/10 मिलता है तो हम कहेंगे कि देयर आर सम पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग दिस इक्वेशंस। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए क्या मिलता है हमें यहां से सॉल्व करके, तो ये हो गया -k = 10k - 5। ठीक है, तो इधर उधर करेंगे आप तो -11k = -5, तो यहां से k का वैल्यू 5/11 मिलता है। तो वी डू नॉट गेट अ कंसिस्टेंट वैल्यू।
हमें सेम वैल्यू नहीं मिल रहा है k का जिसके लिए रिलेशन ट्रू हो। तो इसका मतलब देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k फॉर विच सच रिलेशन इज ट्रू। सेम वैल्यू ऑफ k होनी चाहिए थी जो रिलेशन को ट्रू कर रहा है, हमें ऐसा नहीं मिल रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं कि हमने कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकाला था PQ बाय यूजिंग S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, डिवाइड बाय 2 करना था। हमें PQ का इक्वेशन कॉमन कॉर्ड से मिला और हमें दिया भी था, तो दोनों रिप्रेजेंट करती है सेम लाइन को, तो रेशियो सेम होना चाहिए। अब ये कितनी k वैल्यूज के लिए ट्रू है ये हमें आंसर करना है। ये रिलेशन कितने k वैल्यूज के लिए ट्रू आता है बच्चों? तो अगर मैं 1/10 रखता हूं तो ये रिलेशन यहां तक ट्रू होता है, बट इधर नहीं होगा। ठीक है, आप 1/10 रख के देख लीजिए। बट अगर यहाँ का रिलेशन ट्रू करना है तो k का वैल्यू 5/11 होना चाहिए। तो वी डू नॉट गेट अ कंसिस्टेंट वैल्यू हियर। आप बोलोगे सर दो वैल्यूज मिल गए ना, बट इसमें से कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं जो पूरा रिलेशन ट्रू करेगा। सो देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी होगा, विच इज नो वैल्यू ऑफ k। देयर इज नो वैल्यू ऑफ k विच सैटिस्फाइज दिस रिलेशन कंप्लीटली। इस रिलेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं, आप इसको लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस दोनों ही मेंस 2019 में आए हैं। आप लोग खुद से अटेम्प्ट करिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा पॉज करिए और दोनों को पढ़िए और खुद से सॉल्व करिए। चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट वेयर 2 सर्कल्स विद रेडियस, आपको पहला रेडियस है 5 और सेकेंड रेडियस है 12, इंटरसेक्ट इज 90, देन द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड का लेंथ पूछा गया है और एंगल 90 बोला गया है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड का फॉर्मूला 2r1 r2 अपॉन रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, एंगल 90 होने पे ये फॉर्मूला है। राइट, बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चन अगर आपको ये बात पता हो तो। बस अब हम वैल्यूज रख देंगे। तो अभी हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला। तो बच्चों नोट्स जो मैंने बनाया ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करा देगा आपको। 2 × 5 × 12 अपॉन रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होगा। देखिए ऊपर में आएगा 120 डिवाइड बाय 13, तो खत्म हो गई बात। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 120 डिवाइड बाय 13। विद इन सेकेंड्स हमने आंसर कर दिया 2019 का क्वेश्चन। राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो फिर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, पूरा डिराइव करना पड़ेगा, थोड़े काम करना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जाम में हम जितना कम काम करें उतना बेटर है, इसीलिए आपको फॉर्मूलेज थोड़े याद रखने होते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला था जो हमें याद रखना होता है। ये 4th है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल S, तो एक का डायमीटर जो है बच्चों दूसरे का क्या है? कॉर्ड है। ओके, ठीक है, बनाते हैं सारा जो है फिगर में दिखाते हैं। तो इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये सर्कल है। ठीक है, और एक और सर्कल बना देते हैं हम, एक और सर्कल बनाते हैं थोड़ा बड़ा ऐसा। ओके, तो ये जो सर्कल है इसका डायमीटर ये ऐसा आ गया डायमीटर। ठीक है, ये दूसरे सर्कल का कॉर्ड, ये बात कही हुई है हमें। तो ये जो सर्कल है जिसका डायमीटर है उसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो ब्लू जो है सर्कल उसका इक्वेशन दिया है हमें, -4x + 6y - 12 = 0। बच्चों इसका रेडियस क्या आएगा और सेंटर क्या आएगा देख लो। तो इसका जो सेंटर है, ये सेंटर है यहाँ पे, तो सेंटर C1 विल बी नथिंग बट, आप कंपेयर करोगे तो ये आएगा 2, -3। ठीक है, और रेडियस कैसे आएगा? तो रेडियस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर मतलब 4 + 9 माइनस ऑफ -12 दैट इज 5। राइट, रेडियस और सेंटर आप आराम से निकाल सकते हो -g - f यूज करके। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर विच इज 2, -3 और ये हो गया रेडियस, तो दिस इज 5। बच्चों ये 5 है। ओके, अब आपको बोला गया इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल S। तो ये जो ब्लैक कलर का सर्कल बना है ये सर्कल S है जिसका सेंटर हमें दिया है। तो इस सर्कल का सेंटर हमें क्या दिया बच्चों? -3, यहाँ पे कहीं रखा हमने सेंटर, तो ये हो गया -3, 2। ये S सर्कल का सेंटर है, लेट अस कॉल इट एज C2। ठीक है, तो ये है, आपको इसका रेडियस निकालना है, इसका रेडियस निकालना है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये निकालना है हमें रेडियस, इसको कैपिटल R कर दिया मैंने। ठीक है, सो कैपिटल R कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ कॉर्ड पे, तो आई नो कि ये मतलब जब भी ये ड्रॉप करूंगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये अगर मैं कनेक्ट करूंगा दोनों सेंटर्स को तो हमेशा परपेंडिकुलर होने वाला है। राइट, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये जो लाइन हमने कनेक्ट किया C1 C2 इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है कॉर्ड वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे डिस्कशंस है। तो अब हम क्या करेंगे, ये R लाना है आपको। तो कहना है हम पाइथागोरस थ्योरम हियर, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम द फिगर, तो आई कैन से R जो है वो हाइपोटेनस है बच्चों, तो R² इज इक्वल टू C1 C2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब C1 C2 आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे
तो इट विल बी, अभी स्क्वायर है तो रूट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, -3 - 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस, तो 2 + 3 स्क्वायर प्लस 25। तो आप देखेंगे ये भी 25 आ रहा है, 25 + 25, तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है बच्चों वो 75 आया। तो आर स्क्वायर इज 25 × 3, तो आर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5√3। तो ये जो बड़ा सर्कल है उसका जो रेडियस आया है वो 5√3 आया है, विच इज ऑप्शन ए, राइट। देखिए कैसा ये सिंपल क्वेश्चन था ना, बहुत डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चंस। तो सर्कल्स के क्वेश्चंस जो है मेंस 2019 का क्वेश्चन है, तो काफी इजी होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट और फिगर बनाते आना चाहिए, ताकि फिगर से बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे इस वीडियो में हमने दो कॉन्सेप्ट देखे बड़े बड़े, एंगल बिटवीन द सर्कल्स जिसमें ऑर्थोगोनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एंड सेकंड कॉमन कॉर्ड। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, राइट, ये सारी बातें हमने अच्छे से डिस्कस की है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर्स को लेके बात करेंगे, ठीक है। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।